Hello friends, welcome to online lecture series on microcontroller and embedded system, electrical engineering 6th semester subject. Myself Kapil Dhamma, assistant professor in TC department, and this is lecture number 3 of unit 1 students. The following topic we will cover in this lecture are that is about the introduction of PIC microcontroller, and we also discuss the architecture in detail related to PIC microcontroller. So in this section we majorly cover the PIC microcontroller. In earlier classes we discussed about the generalized microcontroller features, microcontroller architecture based on their memory allocations and different aspects and their introductions. Okay students, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। जैसे कि आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि बात करते हैं पिक इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर। तो सबसे पहले पिक की फुल फॉर्म अगर हम बात करें कि पिक है क्या, तो पेरिफेरल इंटरफेस माइक्रो कंट्रोलर। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि माइक्रो कंट्रोलर के कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि 8051 जो आपके कोर्स के अंदर एक वो है, एक पिक आप और पढ़ेंगे। तो ये उन्हीं टाइप्स की क्लासिफिकेशन है माइक्रो कंट्रोलर में। एक तो पहला 8051 और दूसरा आपका पिक। तो जनरली ये जो पिक इंटरफेस यानी कि पेरिफेरल इंटरफेस माइक्रो कंट्रोलर है, ये 1993 के अंदर जनरल इंस्ट्रूमेंट्स माइक्रो कंट्रोलर्स के नाम से डेवलप किया गया। तो स्टूडेंट जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम इन सच अ वे दैट इट परफॉर्म्स डिफरेंट टास्क एंड कंट्रोल्स द जनरल लाइन। तो डिफरेंट टास्क की वजह से और मल्टीपल जो ऑपरेशंस और कह सकते हैं कि एक जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी ऑपरेट करने की डिफरेंट रेंज के अंदर, तो वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल माइक्रो कंट्रोलर से अच्छी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट। ये डायग्राम आप पिक से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इसकी जो है नाम भी लिख रखा है पिक 16F877A, और ये इस तरीके से इनकी क्लासिफिकेशन और रेंज हैं। तो इस तरीके के जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं स्टूडेंट्स, वो आपके स्मार्टफोन्स में, ऑडियो एक्सेसरीज में, या ऐसे रिमोट कंट्रोल जो आपकी आजकल ऑटोमेटिक जो कार्स हैं जिसके अंदर उनके रिमोट चलते हैं, वो सब पिक कंट्रोलर से रिलेटेड हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि यदि इसकी कुछ फीचर्स की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि माइक्रो कंट्रोलर जो है वह वेरी फास्ट एंड ईजी टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम कंपेयर विद द अदर माइक्रो कंट्रोलर। तो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज है कि एज़ कंपेयर टू अदर माइक्रो कंट्रोलर्स, तो पिक का ये ज़रूरी है कि वेरी फास्ट है और इजी टू एग्जीक्यूट है। प्लस पिक का जो माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर है वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट कि पिक का जो आर्किटेक्चर है वो किस बेस पर है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, साथ ही साथ आप ये देखेंगे स्टूडेंट कि पॉपुलर ये किस लिए हुआ, ड्यू टू ईज ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी कि इजी प्रोग्रामिंग की वजह से, अच्छी अवेलेबिलिटी की वजह से, इजी टू इंटरफेस की वजह से, लो कॉस्ट और लार्ज यूज़ की वजह से। ये कुछ ऐसी खासियत या कह सकते हो कि ऐसी एडवांटेजेस हैं ओवर द नॉर्मल माइक्रो कंट्रोलर, तो जिसमें पिक जो है थोड़ा सा आगे स्टैंड करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि पिक की जो पिक की जो क्लासिफिकेशंस हैं वो 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट के अंदर डिवाइडेड हैं। और इसकी जो रेंज है वो स्टूडेंट्स ये है रेंज कि पिक 16F84 से लेकर पिक 16C84 तक ये रेंज करता है। तो चूंकि जो पिक फर्स्ट जो माइक्रो कंट्रोलर था पिक बेस्ड, वो माइक्रोचिप के द्वारा बनाया गया, और उसका सबसे जो बेसिकली जो उनके द्वारा तैयार किए गए या इंट्रोड्यूस किए गए माइक्रो कंट्रोलर्स थे वो ये थे 16F628, 16F877 एंड 16F452। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन पिक फैमिली देयर इज अ यूज ऑफ सम सफिक्स टू डिस्टिंग्विश अमंग आईसीज। अभी कहता है कि जैसे कि क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा है पिक की, और डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, अलग अलग रेंज के लिए, अलग अलग वर्सटैलिटी के लिए पिक का क्लासिफिकेशन अलग अलग डिवाइड है। तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा क्या है, तो इनकी नेमिंग से ही आप ये देखेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे बात लिखी हुई है 18F। तो F का मतलब होता है फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी, यानी कि जब भी किसी पिक के ऊपर लिखा हुआ है पिक C
18F, तो F का मतलब फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी बेस्ड है। इसी तरीके से जैसे कि आप यहाँ देखेंगे सेकंड वाले में यहाँ लिखा हुआ 16C, C का मतलब है इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी बेस्ड है। और इसी तरीके से अगर 18LF, LF का मतलब है एम्प्लाइज लो वोल्टेज ऑपरेशन। तो ये डिपेंड करता है कि किस ऑपरेशन के लिए आप अपने पिक कंट्रोल को, माइक्रो कंट्रोलर को यूज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करें स्टूडेंट्स इसके आर्किटेक्चर की। तो आर्किटेक्चर जो पिक माइक्रो कंट्रोलर का है वो हम डिफाइन करेंगे इस वाले के अंदर। और चूंकि पिक माइक्रो कंट्रोलर जो है हार्डवेयर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, तो हार्डवेयर आर्किटेक्चर हमेशा RIC यानी रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर के ऊपर काम करने वाला कंसेप्ट है। तो पिक माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज रैम, रोम, स्टैक, CPU, टाइमर्स, काउंटर्स, ADC, DAC, सीरियल कम्युनिकेशन, CCP मॉड्यूल एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, पिक माइक्रो कंट्रोलर के ये सब कंपोनेंट्स हैं जो कि एक पूरी यूनिट को डिफाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आल्सो पिक माइक्रो कंट्रोल सपोर्ट्स वेरियस प्रोटोकॉल्स लाइक CAN, SPI, UART एंड वी फर्दर स्टडी दिस काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स कि क्या इनके फंक्शंस हैं, तो जो कि यूज होते हैं विद अदर पेरिफेरल्स के साथ। तो पेरिफेरल्स, जब पिक कंट्रोलर को आप अलग अलग अपनी पेरिफेरल्स के साथ आप एंगेज करोगे, कनेक्ट करोगे, तो यू हैव टू मेक श्योर कि विच प्रोटोकॉल इज सुटेबल फॉर विच पेरिफेरल। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे कि आर्किटेक्चर कैसा होगा, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये एक मेरा पूरा जो है एक बोर्ड है, पिक माइक्रो कंट्रोलर का एक यूनिट कह लो, जिसमें से ये आपका CPU है, ठीक है, ये इंटरप्ट्स हैं, पोर्ट आपके डिफाइन कर रखे हैं, 5 पोर्ट हैं, ABCDE, A to D कन्वर्टर दे रखा है, इंटरनल ऑसिलेटर फॉर जनरेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, यूजार्ट, SPI, CCP1, CCP2, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, V रेफरेंस वोल्टेज, प्रोग्राम मेमोरी, डेटा मेमोरी, रीसेट, पावर सप्लाई जो आप इसको स्टार्ट करने के लिए देंगे, SFR स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, और आपके रैम और ये टाइमर्स। तो ये सारा का सारा कंपोनेंट बना के एक पिक माइक्रो कंट्रोलर के आर्किटेक्चर को डिफाइन करता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि अब बात करें CPU की, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ है, जैसे कि ये देख रहे हो आप, इस वाले की बात कर रहे हैं। तो पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। तो यह देखो कि क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में पिक माइक्रो कंट्रोलर कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड एक्यूमुलेटर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि नॉर्मल माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 3 यूनिट ऑलरेडी प्रेजेंट रहती हैं, जबकि पिक के अंदर आपको एक चीज और दिखेगी, दैट इज एक्यूमुलेटर। ओके, एंड फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि ALU किसके काम आता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए। मेमोरी का क्या काम है, स्टोरिंग द इंस्ट्रक्शंस आफ्टर प्रोसेसिंग। कंट्रोल यूनिट का काम है कि इंटरनल एक्सटर्नल आउटपुट, जो जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल पेरिफेरीज कनेक्टेड हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ, उनके ऊपर कंट्रोल रखना, ताकि जो सिंक्रोनाइजेशन है वो मेंटेन हो सके और काम जो है फ्लेक्सिबल तरीके से चलता रहे। तो लास्ट में बात करते हैं एक्यूमुलेटर, वो स्टोरिंग द रिजल्ट। तो रिजल्ट जो लास्ट में हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो कहाँ स्टोर हो रहे हैं स्टूडेंट, एक्यूमुलेटर में। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह की क्लासिफिकेशंस हैं, प्रोग्राम मेमोरी, डेटा मेमोरी। ओके, तो प्रोग्राम मेमोरी, डेटा मेमोरी में जैसे हम आगे क्लासीफाइंग करेंगे, तो प्रोग्राम मेमोरी के बारे में क्या कहा गया कि इट कंटेन्स द रिटन प्रोग्राम आफ्टर वी बर्न इट इन द माइक्रो कंट्रोलर। जैसे कि आप जानते हैं कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर जब आप अपने प्रोग्राम को राइट करेंगे तो उस रिटन प्रोग्राम को आपने बर्न करना है कहाँ, माइक्रो कंट्रोलर में। तभी तो वो अपना लॉजिक, जिस लॉजिक के हिसाब से आपने प्रोग्राम को कोड किया है, माइक्रो कंट्रोलर उसी के अकॉर्डिंग आपका काम कर पाएगा। साथ ही साथ प्रोग्राम काउंटर एग्जीक्यूट्स कमांड स्टोर्ड इन द प्रोग्राम मेमोरी, और PC यानी प्रोग्राम काउंटर क्या काम करेगा, एग्जीक्यूट करेगा किसको, कमांड को, कहाँ पर, किसकी, जो स्टोर हैं आपके प्रोग्राम मेमोरी में। तो प्रोग्राम मेमोरी में जो जितने भी आपके कमांड्स स्टोर्ड हैं उनको क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा वन आफ्टर वन। ओके, आल्सो पिक माइक्रो कंट्रोलर कैन हैव 8K वर्ड्स,
into 14 bits of flash program memory that can be electrically erased and reprogrammed। और ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपने प्रोग्राम डाल दिया तो वो इरेज नहीं हो सकता। तो यू कैन चेंज्ड वन आफ्टर वन according to your logic and suitability। Okay, whenever we burn the program into a microcontroller, we erase an old program and write a new one। That's obvious कि जब आप इलेक्ट्रिकली इरेज करेंगे अपने ओल्ड प्रोग्राम को और न्यू प्रोग्राम को बंद करेंगे तो लॉजिकल आपका नया काम करेगा, ना कि पुराना। ओके, इफ वी टॉक अबाउट स्टूडेंट डेटा मेमोरी, तो डेटा मेमोरी जैसे कि ये रैम टाइप है ना, और स्टोर्ड द डेटा टेम्परेली। तो टेम्परेरी डेटा जो है, जो आपके रजिस्टर्स में स्टोर्ड है, वो आपका कौन सी है, रैम टाइप डेटा मेमोरी। तो रैम मेमोरी को जो है क्लासीफाई किया हुआ स्टूडेंट रजिस्टर बैंक्स के अंदर। तो हर एक बैंक अप टू 7FH 128 बाइट तक की उसकी जो है कैपेसिटी डिफाइन की गई है। ओके, तो नंबर ऑफ बैंक्स में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर जैसे कि मैंने बताया कि एक लो रेंज का, एक हाई रेंज का, एक मिड रेंज का है। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर रेंज देयर मेमोरी क्लासिफिकेशन आल्सो वेरीज। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिक 16F84 हैज़ ओनली 2 बैंक्स। तो बैंक कंटेन स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एंड जनरल पर्पस रजिस्टर। तो ये SFR बोलते हैं इसको, और जनरल पर्पस रजिस्टर बोलते हैं। तो ये हो गया। तो जनरली इस टाइप के माइक्रो कंट्रोलर के अंदर दो तरीके के फंक्शन रजिस्टर हैं, जो रजिस्टर हैं, एक SFR, एक है GPR। तो द लोअर लोकेशन ऑफ ईच बैंक आर रिजर्व फॉर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एंड अपर लोकेशंस फॉर जनरल पर्पस रजिस्टर्स। तो जो लोअर लोकेशंस हैं आपकी, वो रिजर्व्ड है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स पर, और मगर अपर लोकेशन रजिस्टर्स हैं आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स के ऊपर। ओके, जैसे कि आप जनरल पर्पस रजिस्टर के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स में जैसे कि यहाँ लिखा है द रजिस्टर डोंट हैव एनी स्पेशल फंक्शन, जनरल हैं। दे आर यूज फॉर जनरल पर्पस फॉर मल्टीप्लाइंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड, जो आप देखते हैं कि नॉर्मल एक लॉजिकल ऑपरेशन हम ऑपरेट करवाते हैं। जैसे कि अपने कैलकुलेटर, एक सिंपल कैलकुलेटर है तो उसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन है ना, तो यही तो एक जनरल पर्पस लॉजिकल ऑपरेशन हैं। तो वो जनरल पर्पस रजिस्टर के जो काम है वो इसके अंदर होगा। तो CPU कैन इजीली एक्सेस द डेटा इन दिस रजिस्टर। तो CPU क्या है, इजीली इन डेटा को एक्सेस कर लेता है। अगर हम बात करें जनरल SFS यानी SFR, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की बात करें, तो इसके नाम से ही पता लग रहा है स्पेशल फंक्शन, यानी कि ये स्पेशल पर्पसेस एंड दे कैन नॉट यूज एज नॉर्मल रजिस्टर्स। नॉर्मल रजिस्टर्स की तौर पर ये काम नहीं करेगा, इनको एक स्पेशल पर्पस के लिए ही हमने यहाँ पे क्या कर रखा है स्टूडेंट, डाल रखा है। क्या फंक्शन है इनका, कि टू सेट द टाइमिंग एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, और इनके फंक्शन को मैन्युफैक्चरिंग के समय ही डिफाइन कर दिया जाता है कि इनका काम क्या है स्टूडेंट। तो दे परफॉर्म द फंक्शन असाइन टू देम एंड यूजर कांट चेंज द फंक्शन ऑफ SFR। जैसे कि आप बता, क्योंकि ये बिल्ट इन बन गए प्रोग्राम, जो SFR का जो लॉजिक है वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम डिफाइन कर दिया गया, तो यूजर कांट चेंज द फंक्शन ऑफ SFR। ओके, तो देर आर 3 इंपॉर्टेंट SFR और फॉर प्रोग्रामिंग। वन इज द स्टेटस रजिस्टर, पोर्ट रजिस्टर, ट्रेस रजिस्टर। तो पोर्ट रजिस्टर का मतलब क्या हुआ, तो पोर्ट रजिस्टर का मतलब पोर्ट रजिस्टर मतलब हुआ कि इट असाइन लॉजिक वैल्यू 0 और 1 टू द पोर्ट्स, ठीक है। और स्टेटस का, ये चेंजेस द बैंक। स्टेटस मतलब, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारे मल्टीपल बैंक्स हैं रजिस्टर्स के अंदर, और किस बैंक को हमने सेलेक्ट करना है अपने पर्पस के लिए, तो स्टेटस रजिस्टर बताएगा। दूसरा ट्रेस रजिस्टर है। ट्रेस रजिस्टर क्या करेगा, इट इज अ डेटा डायरेक्शन रजिस्टर फॉर इनपुट एंड आउटपुट। इट इज ए डेटा डायरेक्शन रजिस्टर फॉर इनपुट एंड, डेटा की डायरेक्शन रजिस्टर के अंदर फॉर इनपुट एंड आउटपुट के तौर पर ट्रेस रजिस्टर को डिफाइन करेगा। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड वन इज, जैसे हमने बात करी डेटा, जैसे कि आपने देखा अभी, जनरल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, एंड नेक्स्ट वन इज डेटा EEPROM, डबल EEPROM है ना। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, दिस मेमोरी अलाउज स्टोरिंग द वेरिएबल्स as a result of burning the written program. It is readable and writable during the normal operation over the full VDD range. This memory is not directly mapped in the register. तो directly mapped नहीं होती रजिस्टर के अंदर. It is indirectly as to the address to the SFR. तो addressed स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के थ्रू indirectly addressed होती है।
तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ ये 6 तरीके के SFRs हैं, 6 वैरायटीज़ के 6 SFRs जो कि काम करते हैं यूज टू रीड एंड राइट दिस मेमोरी, यानी इस वाली मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन सी? WCON1, WCON2, डबल डेटा, WDATH, WADR, WADRH। तो ये SFR के क्लासिफिकेशंस हैं जो रीड और राइट का काम करते हैं फॉर डेटा डबल प्रॉम के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस टिल नाउ द data memory or the memory classifications in the PIC microcontroller. If we talk about the stack, what is the purpose of stack? तो when a interrupt occur, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा कि इंटरप्ट जब अक्कर होता है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के द्वारा, तो फर्स्ट माइक्रोकंट्रोलर PIC माइक्रोकंट्रोलर हैज़ टू एग्जीक्यूट द इंटरप्ट एंड देन एग्जिस्टिंग प्रोसेस एड्रेस। वहाँ क्या था? नॉर्मल माइक्रोकंट्रोलर और एज कम्पेयर टू PIC माइक्रोकंट्रोलर में ये क्या करेगा? सबसे पहले PIC माइक्रोकंट्रोलर जो एग्जिस्टिंग हार्डवेयर एग्जिस्टिंग आपकी जो इंटरप्ट अकर हुई है उसको वो क्या करेगा? सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा और देन फिर वो अपने प्रोसेस जो नॉर्मल वो कर रहा था फिर उसको वो एग्जीक्यूट करता चलेगा। तो देन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द स्टोर्ड इन द स्टैक। तो ये कहता है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो प्रोग्राम, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने वाली है इंटरप्ट के थ्रू आई है, उसका एड्रेस कहाँ स्टोर्ड है स्टूडेंट? स्टैक में। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंटरप्ट, द माइक्रोकंट्रोलर कॉल्स द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एड्रेस विच इज स्टोर्ड इन द स्टैक एंड गेट एग्जीक्यूट द प्रोसेस। तो after completing the execution of the interrupt, the microcontroller calls the process with the help of address which is stored in the stack and get execute the process। कहने का मतलब क्या हुआ कि चूंकि आपका काम PIC कंट्रोलर का काम क्या था कि इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करवाना, मगर उसने क्या किया? जो पहले काम चल रहा था उसने क्या किया? फॉर टाइम बिंग एड्रेस वहाँ अपना स्टोर कर दिया और इंटरप्ट को पूरा करने के बाद विच इज स्टोर्ड इन द स्टैक, जो मेमोरी जो स्टैक के अंदर आपका एड्रेस पड़ा हुआ था फिर उसको वो एग्जीक्यूट करने लगा। तो ये काम होता है। तो जनरली हम इसको मोटा मोटी करें तो ये स्टैक क्या करेगा? जो आपकी इंटरप्ट आई है उस इंटरप्ट को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, देन उसके बाद अपने एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के ऊपर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, अभी हमने CPU के बारे में पढ़ा और SFR और RAM और प्रोग्राम मेमोरी और EEPROM के बारे में मेमोरी क्लासिफिकेशन तो हमारी हो गई। अब बात चल रही है इन पोर्ट्स के बारे में। ये जो पोर्ट्स दिख रहे हैं आपको 5 पोर्ट्स, तो 5 पोर्ट्स में जैसा कि पहले बताया कि PIC माइक्रोकंट्रोलर के पास हमेशा 5 पोर्ट्स रहते हैं, पोर्ट A B C D and E। तो पोर्ट A जो है वो 16 बिट का है, यानी ये वाला, ये 16 का है। ये किसके लिए यूज़ होता है? इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होता है। तो डिपेंड करता है कि जो इस पोर्ट से आप कैसे काम करवाना चाहते हो। पोर्ट B जो है, दिस पोर्ट B, ये कितने का है? 8। तो ये क्या है? ये भी इस तरीके से इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। C भी क्या है आपका? 8 है। तो इसका काम क्या है? एंड द इनपुट ऑफ आउटपुट ऑपरेशन इज डिसाइडेड बाय द स्टेटस ऑफ द ट्रिस्क रजिस्टर, TRIC, ठीक है, ट्रिस्क रजिस्टर। और D जो है आपके, जैसे कि हम बात करें स्टूडेंट, तो A ही एक ऐसा पोर्ट है जो 16 बिट का है, बाकी B C D वो आपके क्या है? 8 बिट के हैं। तो जो D पोर्ट है वो स्लेव है ना। पोर्ट D इज 8 बिट पोर्ट, स्लेव पोर्ट फॉर कनेक्शन टू द माइक्रो प्रोसेसर बस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पोर्ट D का काम क्या है? क्योंकि ये 8 बिट है तो वो क्या काम करेगी? एज ए स्लेव पोर्ट की तरह काम करेगी टू द माइक्रो प्रोसेसर बस। और जो लास्ट हमारा पोर्ट E है वो क्या है? 3 बिट पोर्ट। तो 3 बिट पोर्ट का मतलब क्या है कि विच सर्व्स द एडिशनल फंक्शन ऑफ द कंट्रोल सिग्नल टू द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो पोर्ट E का काम क्या है? ये 3 बिट का पोर्ट है और इसका काम क्या है? एडिशनल फंक्शन टू कंट्रोल द सिग्नल्स ऑफ A to D कन्वर्टर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं A to D कन्वर्टर यहाँ लगा हुआ है। तो ये 3 बिट का जो पोर्ट है इसका काम है कंट्रोल करना A to D कन्वर्टर के सिग्नल्स को। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग PIC के इंट्रोडक्शन और आर्किटेक्चर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में यदि PIC आर्किटेक्चर के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो यू हैव टू बी प्रिसाइज एंड ब्रीफ, नॉट इन द डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि क्लासिफिकेशंस बहुत सारी हैं। नेक्स्ट इज बस। तो यहाँ बात आती है स्टूडेंट्स
कि बसेस का क्या रोल है। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि बस को क्यों यूज़ किया जाता है, दैट इज यूज टू ट्रांसफर एंड रिसीव द डेटा फ्रॉम वन पेरिफेरल टू द अनदर, यानी कि एक पेरिफेरल है, एक दूसरी पेरिफेरल है ना, और माइक्रो कंट्रोलर तो दूसरों में ये क्या है, आदान प्रदान करने के लिए, यानी कि एक्सचेंज करने के लिए। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, एक तो डेटा बस के तौर पर और एक एड्रेस बस के तौर पर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट, जैसे कि ये एक सीपीयू है, ये आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है, वी हैव ए रैम, तो ये डेटा बस है और ये एड्रेस बस है। तो ये सारे आपस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकनेक्टेड हैं। तो इनपुट से आउटपुट जाने के लिए आपको इन्हीं डेटा बस और एड्रेस बस का हेल्प लेना पड़ेगा। ओके, और सीपीयू क्या करेगा, सारे इस प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। सो डेटा एंड एड्रेस बस के बारे में अगर हम डिस्कशन करें स्टूडेंट, तो यहाँ बात आती है डेटा बस दैट इज यूज फॉर ओनली ट्रांसफर एंड रिसीव द डेटा, ट्रांसफरिंग एंड रिसीविंग के लिए ही यूज होता है डेटा को। जबकि एड्रेस बस के बारे में बात करें तो यूज टू ट्रांसमिट द मेमोरी एड्रेस, तो मेमोरी एड्रेस को ट्रांसमिट करने के लिए कहाँ से, फ्रॉम वन पेरिफेरल टू द सीपीयू। एक पेरिफेरल कनेक्टेड है और ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है, आपका सीपीयू ये है। तो इस पेरिफेरल से इस सीपीयू में आने के लिए किसी बस का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगा, तो वो किसके थ्रू होगा, एड्रेस बस के थ्रू। ओके स्टूडेंट, तो इनपुट आउटपुट पिन्स आर यूज टू इंटरफेस। तो जैसा कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसका आया, इनपुट आउटपुट पिन्स। तो जैसे कि आपको पता लगा होगा कि जो इनपुट आउटपुट पिन्स हमारे पिक माइक्रो कंट्रोलर के आर्किटेक्चर में बिल्ट हैं, उनका काम यही है कि वो एड्रेस बस के तौर पर यूज़ करते हुए टू इंटरफेस द एक्सटर्नल पेरिफेरी यूजार्ट UART both serial communication protocols which are used for interfacing the serial like GSM, GPS, Bluetooth, infrared, etc. तो इन प्रोटोकॉल्स की मदद से ही आप क्या कर सकते हैं, अपने पेरिफेरल्स को सीपीयू के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एड्रेस बसेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ A to D कन्वर्टर इन पिक माइक्रो कंट्रोलर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि क्या है मेन पर्पस A to D कन्वर्टर का, क्या कन्वर्ट करना एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल वोल्टेज वैल्यू के अंदर। तो चूंकि जो AD सेक्शन है पिक कंट्रोलर के अंदर, वो 5 इनपुट्स हैं उसके अंदर, 28 पिन डिवाइस एंड 8 इनपुट्स फॉर 40 पिन डिवाइस। तो 5 इनपुट्स वाला तो 28 पिन का है और 8 इनपुट वाला 40 पिन का है। तो ऑपरेशन ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज कंट्रोल बाय, ये देखो ये आ गया ADCON0 एंड ADCON1 स्पेशल रजिस्टर्स। ओके, द अपर बिट्स ऑफ द कन्वर्टर आर स्टोर्ड इन ADRESH। ये H का मतलब हायर और L का मतलब लोअर। तो लोअर बिट्स जो हैं वो आपकी कहाँ स्टोर हो रही हैं, ADRESL, और जो अपर बिट्स कहाँ स्टोर हो रही हैं, ADRESH। तो A to D कन्वर्टर के अंदर जो भी उसका जो डेटा है, तो अपर बिट्स कहाँ स्टोर हो रही हैं, इस रजिस्टर में, और लोअर बिट कहाँ स्टोर हो रही हैं, इस वाले रजिस्टर में। और A to D कन्वर्टर को ऑपरेशन करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, 5 वोल्टेज चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इफ वी टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इंटरप्ट्स, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में देखा भी, तो हमने जनरलाइज इंटरप्ट्स के बारे में पढ़ा। अगर बात करें इस पिक कंट्रोलर की, पिक माइक्रो कंट्रोलर की, तो यहाँ पे आप इंटरप्ट्स देख रहे हैं। तो इंटरप्ट्स के अंदर जैसे बताया गया कि पिक माइक्रो कंट्रोलर के पास 20 तो है इंटरनल, है ना, इंटरनल कितने हैं, 20, और 3 हैं एक्सटर्नल, 3 कितने हैं एक्सटर्नल। इनका काम क्या है भाई, इनका काम ये है कि जो इनके साथ पेरिफेरल्स लगी हैं, कौन कौन सी पेरिफेरल लगी हैं, जैसे बताया गया कि A to D कन्वर्टर लगा हुआ है, यूजार्ट लगा हुआ है, ये लगा हुआ है यूजार्ट, टाइमर्स लगे हुए हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। जितने भी आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको लगता है कि इंटरप्ट्स का उससे उसके साथ कनेक्शन है या मेन माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्शन है, तो वो इंटरप्ट्स के थ्रू ही माइक्रो कंट्रोलर को संपर्क करेंगे। तो इनका काम ही, इंटरप्ट्स का काम ही सिंक्रोनाइजेशन बिठाना है या उनको कॉल करना है माइक्रो कंट्रोलर की कोई इंटरप्ट अकर हुई है। इफ़ वी टॉक अबाउट द टाइमर स्टूडेंट, तो ये टाइमर के बारे में यहाँ डिस्कशन है। तो इसके पास 4 टाइमर्स की क्लासिफिकेशंस बताया गया है। तो वेयर द 1 8-bit टाइमर एंड द रिमेनिंग टाइमर्स हैव द चॉइस टू सेलेक्ट 8 और 16-bit मोड। तो कहता है कि 4 टाइमर्स में से आप जैसे देखेंगे तो
एक टाइमर की जो क्लासिफिकेशन है वो 8 बिट है, बाकी जितने टाइमर्स हैं आप उसको 8 बिट या 16 बिट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। और ये जनरली अगर टाइमर्स की बात करें स्टूडेंट, तो ये क्या काम करेगा, एक्यूरेसी एक्शन वो कैसे होएगी जब आपकी सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन होएगी। तो टाइमर्स का काम एक्यूरेसी एक्शंस को जनरेट करना और साथ साथ सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करना। अब बात करें स्टूडेंट सीरियल कम्युनिकेशन, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला। तो सीरियल कम्युनिकेशन का मतलब है मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा वन बिट एट ए टाइम सिक्वेंशली ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर बिट, एक एक बिट को एक टाइम पर सिक्वेंशली तरीके से जब आप ट्रांसमिट करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो सीरियल कम्युनिकेशन का काम है। क्योंकि नाम ही पता लग रहा है सीरियल, सीरियली, है ना, बिट बाय बिट ट्रांसफ़र करना। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं सीरियल कम्युनिकेशंस के अंदर यूजार्ट लिखा हुआ है ना, तो यूनिवर्सल सिंक्रोनस एंड एन एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। तो दोनों काम करेगा ये, रिसीवर का भी और ट्रांसमीटर का भी। एंड इट इज अ व्हाट, इट इज अ एंड इट इज अ सीरियल कम्युनिकेशन बिटवीन द टू प्रोटोकॉल्स। तो दो प्रोटोकॉल्स के बीच में ये एक तरीके का सीरियल कम्युनिकेशन है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ serial communication used for transmitting and receiving the data bit by bit in a single wire with respect to clock pulses। तो जैसे जैसे क्लॉक पल्स चलेगी वैसे 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 आपका जो बिट है क्लॉक बाय क्लॉक आपका सिक्वेंशली सीरियली आपका ट्रांसमिट होता चला जाएगा एक एंड से दूसरे एंड। पिक माइक्रो कंट्रोलर के पास जो दो पिंस हैं TXD एंड RXD, तो ये किस लिए यूज़ होती हैं, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग द डेटा को सीरियल करने के लिए। तो दिस इज अबाउट द सीरियल कम्युनिकेशन इन विच वी डिस्कस द यूजार्ट। और यूजार्ट क्या है, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एंड इनसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स SPI। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने यहाँ SPI का काम लिखा हुआ है। तो SPI का मतलब सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, और का काम क्या है, सेंड डेटा बिटवीन पिक माइक्रो कंट्रोलर एंड अदर पेरिफेरल्स। वो पेरिफेरल कौन कौन से हैं, SD सेंसर्स, SD कार्ड्स, शिफ्ट रजिस्टर्स, कोई भी आपके जो हो सकते हैं, कोई भी आपके पेरिफेरल्स जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके माइक्रो कंट्रोलर के साथ जुड़े हुए हैं। तो पिक माइक्रो कंट्रोलर सपोर्ट्स 3 वायर्स SPI कम्युनिकेशन बिटवीन द टू डिवाइसेस ऑन ए कॉमन क्लॉक सोर्स। तो एक तो ये है कि पिक माइक्रो कंट्रोलर सपोर्ट्स 3 वायर SPI कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस ऑन ए कॉमन क्लॉक सोर्स, प्लस डेटा रेट ऑफ SPI इज मोर देन द डेटा रेट ऑफ यूजार्ट। तो यूजार्ट का रेट एज कम्पेयर टू SPI लेस है, SPI ग्रेटर है, तो यानी कि SPI इज ग्रेटर देन यूजार्ट। ओके स्टूडेंट, तो डेटा रेट के मामले में ओके। और लास्ट वन वी हैव इज I2C प्रोटोकॉल, इंटेलिजेंट इंटीग्रेटेड। एक्चुअल में ये I2C नहीं है, ये I2C है स्टूडेंट। तो आई स्क्वायर मतलब I इंटू आई, तो इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, अ सीरियल प्रोटोकॉल यूज टू कनेक्ट लो स्पीड डिवाइसेस सच एज डबल EPROMs, यानी कि जैसे कि आप रैम के बारे में हमने डिस्कशन किया था, रोम्स के बारे में, वो माइक्रो कंट्रोलर्स A to D कन्वर्टर एक्सेट्रा। तो सपोर्ट करेगा ये 2 वायर इंटरफेस और I2C कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस विच कैन वर्क एज मास्टर एंड स्लेव। तो मास्टर और स्लेव की तरह अगर किसी दो डिवाइसेस के बीच में या दो एलिमेंट्स के बीच में या दो कंपोनेंट्स के बीच में हमें कम्युनिकेट करवाना है, तो I2C का काम है कि उनके बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करना। So student, if we talk about the advantages in the PIC microcontroller, it has small instructions which is used to learn easily. RISC architecture used, built-in oscillator with selectable speed, easy to programming, inexpensive microcontrollers, and it has wide varieties of interface connected in between its unit, that is SPI, USB, UART, A to D converter, etc. तो इट कैन, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोसेस ऑफ DL पैकेज मेक्स दम इजी टू हैंडल फॉर डे टू डे यूज़। तो आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए डे टू डे यूज़ के लिए माइक्रो कंट्रोलर को अपने डेली लाइफ के अंदर यूज़ आराम से कर सकते हो। जो इसकी मेन एडवांटेजेस का मेन कारण है। तो दिस इज द एडवांटेजेस। सो स्टूडेंट, टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ पिक माइक्रो कंट्रोलर।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतनी वर्सटैलिटी इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें डिसएडवांटेजेस कम है। और कम क्या है कि लेंथ ऑफ द प्रोग्राम इज़ हाई ड्यू टू रिस्क आर्किटेक्चर, प्लस वन सिंगल एक्यूमुलेटर इज़ प्रेजेंट। तो वन सिंगल एक्यूमुलेटर इज़ प्रेजेंट एंड प्रोग्राम मेमोरी इज़ नॉट एक्सेसिबल। तो प्रोग्राम मेमोरी एक तो एक्सेसिबल नहीं है, दूसरा प्रोग्राम मेमोरी एक जो एक्यूमुलेटर की जो प्रेजेंस है वो सिंगल है, क्योंकि साइमल्टेनियसली पिक माइक्रो कंट्रोलर क्या कर रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उनके जो आंसर्स हैं वो साइमल्टेनियसली एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होंगे। तो एक्यूमुलेटर वन टाइम क्या कर सकता है, एक ही आंसर को स्टोर कर सकता है। तो एक ये डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। एंड वी डिस्कस इन दिस लेक्चर अबाउट द पिक माइक्रो कंट्रोलर इंट्रोडक्शन एंड देयर आर्किटेक्चर इन ब्रीफ। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।